जो आज जैसे कार्डियो है, उसके अलावा आपके पास योगा है, देयर सो मेनी अदर्स एज वेल। तो आखिर कौन सा ऑप्शन किसके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, और डिपेंडिंग ऑन कि आप अचीव क्या करना चाह रहे हैं, आपको कौन सा ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद होंगे, हमारे इस डिस्कशन में साथ देंगे मोहम्मद नवाज बाजवा। हमारे साथ हैं इंटरनेशनल सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर एंड ऑफ कोर्स लेक्चरर भी हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जिस तरह से मैं बात करी थी कि आज के वक्त में अगर हम देखते हैं तो देयर टू मेनी ऑप्शंस आउट देयर। इनफैक्ट मैं खुद कभी कभी कंफ्यूज जाती हूँ कि कौन सी एक्सरसाइज कौन से शख्स के लिए सही रहेगी, एंड आपके गोल पे डिपेंड करता है कि आप किस एक्सरसाइज को करते हैं। तो एक्चुअली में अगर फॉर एग्जांपल आपका गोल है वेट लूज करना, शादियों का सीजन आ रहा है, आई थिंक एवरीबडी आउट देयर एज वेल, यू नो हर कोई चाहता है कि अगर स्पेशली फैमिली में कोई शादी है तो आप कंप्लीटली अपनी फिटनेस को जो है एक दफ़ा दोबारा से रिवाइव कर लें इन दैट ड्यूरेशन। प्लान होना चाहिए कौन सी एक्सरसाइज सबसे अच्छी रहेंगी। एक्सरसाइज जो बेसिकली हर चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आपकी एक्सरसाइज है। हर एज ग्रुप के लिए डिफरेंट एक्सरसाइज है, उसका टाइम डिफरेंट है, उसकी इंटेंसिटी डिफरेंट है, ड्यूरेशन डिफरेंट है। अब एक लड़का जो 20 साल का है, उस वाला वर्कआउट जो आप एक 50 साल के बंदे को नहीं करवा सकते, या एक फीमेल जो वर्कआउट कर रही हैं उनकी भी इसी तरह फिटनेस के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आपने लेके चलना है। जैसे एक क्लाइंट आपके पास आता है तो सबसे पहले हम उसका फिटनेस टेस्ट करते हैं कि आया वो 1 से 10 तक कहाँ पे गोल करते हैं। उसमें आपकी स्ट्रेंथ टेस्ट है, फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट है, रेंज टेस्ट है। तो वहाँ पे हम उसको चेक करते हैं कि उसका फिटनेस लेवल क्या है। जैसे एक बंदे का फिटनेस लेवल अगर 10 है तो आप उसे 0 से नहीं स्टार्ट करवा सकते, और एक बंदा अगर 1-2 पे चल रहा है तो उसे आप 10 पे नहीं जा सकते। उसके अकॉर्डिंगली फिर आप उसका गेम प्लान सारा बनाते हैं। तो डिफरेंट प्लान होते हैं लोगों को। कुछ लोग जिम में आते हैं सिर्फ टाइम पास के लिए, कुछ को एक एक्टिविटी चाहिए, कुछ को सोशल नेटवर्क जो आपका सोशल सर्कल है उसको इन्हांस करने के लिए आते हैं, कुछ मसल बिल्डिंग के लिए आते हैं, कुछ वेट लॉस के लिए, कुछ वेट गेन के लिए आते हैं। तो मेजॉरिटी जो हमारी वो वेट लॉस के लिए आती है, तकरीबन 90% हो। तो हमारी जो डाइट है, हमारा जो हालात हैं आजकल के लोगों की, खुश खुराकी है माशाल्लाह। जिस टाइम कम खाना है उस टाइम हम लोगों ने सबसे ज़्यादा खाना है। जिस टाइम हमने सोना है उस टाइम हमने लाजमी जागना है, और जिस टाइम जागना है उस टाइम हमने सोने के लिए जाना है। तो सारी रूटीन जो है वो उल्टी है, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म है वो भी कंफ्यूज रहता है, आपकी बॉडी शॉक में रहती है कि मेरा टाइम कुछ और करने का, कर मैं कुछ और। अच्छा, आपने कहा बहुत सारे लोग जिम में सोशलाइज करने के लिए भी आते हैं, तो ऐसा कभी हुआ है कि आपका कोई क्लाइंट हो और आपको रियलाइज हो कि यार मतलब इसको जो इंटरेस्ट ही बातों के अंदर है और कोई इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल वर्कआउट के 50% अंदर? जो आपके क्लाइंट्स हैं वो आपके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। अच्छा, तो जो मतलब उनकी कि आप ना सिर्फ फिटनेस ट्रेनर हैं बट थेरेपिस्ट भी हैं। थेरेपिस्ट कह सकते हैं, आपकी काउंसलिंग भी उनकी करनी पड़ती है, आपको मोटिवेट करना पड़ता है। कुछ लोग आके जैसे वो डॉक्टर के पास जाके नहीं कहते मैंने ठीक नहीं होना, वो कहते हैं मैंने ये किया ये किया ये किया, मैं ठीक नहीं हो सकता, मैं फिर आ गया हूँ आज। तो उनको आपने मोटिवेट भी करना है, लेके भी चलना है, भागने भी नहीं देना। इस तरह का भी नहीं करवा देना पहले दिन ही बंदा फेडअप हो जाए। तो वो अपने बिजनेस के प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करेंगे, अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करेंगे, अपने ब्रेकअप शेयर करेंगे आपके साथ। मतलब अगर आपसे किसी पे भी फैसलाबाद में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपके पास अवेलेबल होगी? अवेलेबल होगी पर वो मिलेगी नहीं, क्योंकि वो मिलेगी पर्सन, नहीं, हाँ, वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल कॉन्फिडेंशियल होता है, इसीलिए तो वो बंदा शेयर कर लेता है। क्लाइंट ट्रस्ट ट्रेनर कॉन्फिडेंशियलिटी। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि हमारा फोकस इस पर नहीं है कि वो क्या इन्फॉर्मेशन है या गॉसिप सेशन नहीं करना हमने, हमारा फोकस इस बात पर है ज़्यादा कि ना सिर्फ आपको फिजिकली अगर आप क्लाइंट को फिट करना चाहते हैं, बट उसमें मेंटल फिटनेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि किस तरह के माइंडसेट के साथ वो आ रहे हैं जिम में। और अगर वो इस माइंडसेट के आ रहे हैं कि साथ आ रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता, और अगर आप लोग भी वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी रूटीन एक डेवलप करना चाह रहे हैं, लेकिन आपका माइंडसेट ये है, बिलीव नहीं करते कि आप कर सकते हैं, तो कर पाएंगे? एग्जैक्टली जैसे मोस्टली कुछ लोग डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, वो टेबलेट्स पे होते हैं। अब वो एक हार्मोन होता है आपकी बॉडी में, डोपामाइन, जो आपको हैप्पीनेस देता है। तो उसको रेगुलेट करने का, जो आपके डिप्रेशन को हार्मोन कंट्रोल करता है, दो ही तरीके हैं दुनिया में। एक या वो मेडिसिन ले लें, दूसरा आप वर्कआउट करें। तो मेडिसिन लेनी लोगों के लिए आसान है, तो समझते हैं कि मेडिसिन ले लिया तो अब हमने सारा कुछ अच्छा, कंट्रोल डॉक्टर कर। मैन के लाइक यू सेड कि ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कि आप कितना खुश हैं अपनी लाइफ में, कितना प्रोडक्टिव हैं अपनी लाइफ में। आपको लगता है कि मोस्ट लोग रियलाइज करते हैं कि मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ से कितनी ज़्यादा कनेक्टेड? बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। जब आप स्ट्रेस में है ना तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, खाना खाने को दिल नहीं करता। कुछ लोग स्ट्रेस में, परेशानी में ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, ओवर ईटिंग शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों को बिल्कुल ही भूख मर जाती है, उनको याद ही नहीं होता खाना खाया नहीं खाया, टाइम है खाने का नहीं है। तो हर बंदा जो है ना, उसकी बॉडी डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में डिफरेंट रिएक्ट करती है।
तो उसको लेके चलना है, उसके डिप्रेशन को भी आपने देखना है, उसकी बात भी पूरी सुननी है, उसको फील भी नहीं होने देना, उससे आपने काम भी करवाई जाना है। तो ऐसा ऐसा जब आप वर्कआउट में बंदे के आदत डेवलप कर देते हैं, तो वो जो टाइम होता है स्पेसिफिक 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 का, 1 घंटे का या एक सेट जो लगा रहा है, उसमें आपको उसके बिजनेस की हर टेंशन उस बंदे को भूली होती है, घर का प्रॉब्लम भूला होता है, उसको होता है कि मैंने ये कैसे करना है। तो एक समझ लें एक तरह का उसका फोकस जो है ना वो 100% डाइवर्ट हो जाता है। तो वो जो 1 घंटा होता है उसका स्ट्रेस भी रिलीज होता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होती है, दिमाग में फ्रेश ब्लड जाता है, तो स्ट्रेस लेवल रिलीज़ होता है, बॉडी रिलैक्स होती है, वो टेंशन को थोड़ी देर भूल जाता है और ग्रेजुअली जैसे जैसे वो यूज़ टू होता जाता है, स्टेमिना डेवलप हो जाता है, तो उसको मज़ा आना शुरू हो जाता है। फिर वो अपना वो जो फेज़ है उसका डिप्रेशन में, उसमें आस्ते आस्ते निकल जाता है। कई केसेस ऐसे हैं लोगों को शुगर है, परेशानी की वजह से डिप्रेशन से ट्रिगर होती है वो, तो वो आते हैं, यूज़ टू होते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी क्लाइंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा ठीक हो चुके हैं। अच्छा, जिम कल्चर कितनी हद तक आपको लगता है पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है? सॉरी, जिम कल्चर कितना एग्जिस्ट करता अब है? बहुत ज़्यादा हो गया मीडिया की वजह से। हर बच्चा जो है वो उसका दिल करता है मैं सिक्स पैक हूँ। कंपैरेटिवली 5-6 साल पहले आई थिंक इतना जैसे जैसे अब ग्रेजुअली आप आते जाएं, अगले सालों में इससे भी ज़्यादा होगा क्योंकि आपकी ये मूवीज़, आप आज से 10-20 साल पहले की मूवीज़ देखें, जो आपके मूवीज़ में हीरोज़ आते थे वो पेट निकले होते थे, तोंद निकली होती थी, पेट पहले आता था, हीरो बाद में आता था। तो अब जितने आ रहे हैं वो रिप्ड आ रहे हैं सारे, इस वजह से। तो इसमें मीडिया का बहुत रोल है, सोशल मीडिया का भी बहुत रोल आप खुद मीडिया पर्सन हैं, आप इस चीज़ को रिलेट कर सकती हैं कि मीडिया कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कि आप एक ऐड लगा देती हैं, उस पर वो बंदा या बंदी जो कह देती है, अगर वो एक वेल नोन पर्सनैलिटी है, तो लोग उस चीज़ को बाय करना शुरू कर देते हैं उसके बिहाफ पे। अच्छा, एंड इसमें लेकिन दो चीज़ें हैं। आई डू फील लाइक एज अ मीडिया पर्सन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है आपकी कि आप अनरियलिस्टिक गोल्स किसी के लिए सेट ना करें। एंड आई डू फील लाइक कि शायद वो डिस्टिंक्शन करना मोस्ट ऑडियंसेस के लिए डिफ़िकल्ट होती है टू अंडरस्टैंड कि रियलिस्टिकली गोल्स आपके किस तरह से अलाइन करते हैं आपकी अपनी फिजिक के साथ, आपकी अपनी बॉडी टाइप के साथ। हर कोई सेम बॉडी टाइप अगर अचीव करने के पीछे पड़ जाए तो आई थिंक दैट बी वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग। हर चीज़ हर बंदे के लिए नहीं होती। जैसे आप देखें एड्स आते हैं टीवी पे, एक लड़की काली है, क्रीम लगाती है, नेक्स्ट डे शी गॉट वेरी फेयर। इस तरह हर बंदे को पता है पॉसिबल नहीं है, पर लोगों की साइकी ऐसी है कि लोगों को वो चीज़ अट्रैक्ट करती है। तो इसी तरह आप देखेंगे ये रक्षों के पीछे लिखा होता है या ऐड आ रहे होते हैं, ये सप्लीमेंट ले लें इससे इस तरह हो जाएगा। अच्छा, लेकिन इसके पीछे आई थिंक ये भी तो है ना कि एक इनसिक्योरिटी एक शख्स की है, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिनका एक नॉर्मल स्किन टोन है, मेरा खुद एक बिल्कुल नॉर्मल स्किन टोन है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट, अल्हम्दुलिल्लाह। आई हैव नेवर बिन दिस सॉर्ट ऑफ अ पर्सन। लेकिन आई डू फील लाइक कि उसमें कहीं ना कहीं अगर आपको सोसाइटी की तरफ से इनसिक्योर महसूस करवाया जाता है कि आप एक सर्टन तरह से नहीं दिखते, कि आपने जी गोरे होना है, जी आपके मसल्स होने चाहिए, आपकी एक सर्टन हाइट होनी चाहिए, तो ये भी एक बड़ी कंसर्निंग चीज़ है। सारी बात है, जो आपका माहौल है वो आपका इन्फ्लुएंस करता है, असरअंदाज होता है। लोग जो आपको बात कहते हैं, जो आपकी वीकनेस है उसको हिट करते हैं। तो उसका बेहतरीन तरीका ये कि जो आपकी वीकनेस है आप उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लें। कई लड़के बड़े दुबले होने की वजह से जिम ज्वाइन करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो इतने मस्कुलर हो जाते हैं कि वो कंपटीशन तक खेलने लग जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक न्यूज़ रिसर्च पीस जो मैंने देखा, एंड प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, बिकॉज आई डू बिलीव कि कई दफ़ा सोशल मीडिया पे इतना कंटेंट होता है दैट इट माइट नॉट बी क्लोज टू रियलिटी, तो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, और आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं अगर मैं इस चीज़ में गलत हूँ। क्या इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वो हैविंग अ प्रॉब्लम जहाँ पे स्पेशली कॉम्पिटिशन्स में कम्पीट करने के लिए ज़्यादातर ये बहुत लो इनकम इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, एक पूरी इंडस्ट्री इसके ऊपर इस वक्त डिपेंड करती है, बेस करती है, क्या उसके लिए किस तरह के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि ओवर यूज़ हो रही हैं, स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि एक्चुअली में इन लोगों की हेल्थ के लिए, और कुछ डेथ्स भी जो कि हो चुकी हैं इसी वजह से? उसका कॉज जो है वो सप्लीमेंट्स नहीं है, कुछ बैंड सब्सटेंस होते हैं, स्टेरॉइड्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, तो वो नहीं यूज़ करने चाहिए। सप्लीमेंट भी आपको वो यूज़ करना चाहिए जो कि असली है। यहाँ तो आपको मेडिसिन असली नहीं मिलती तो यहाँ पे लोकल बहुत कुछ बनता है, पैकिंग ओरिजिनल करके आपको दे देंगे, वो बच्चे खाते हैं, वो कुछ पैसों के लिए लोग उनका बेड़ागर कर देते हैं, वो 10-10 साल भी खाते हैं तो वैसे ही होते हैं। अल्टीमेटली उनकी फिर जो लाइफ है वो स्टेक पे आ जाती है, फिर सारा कुछ छोड़ना पड़ता है। तो नेचुरल डाइट सबसे बेहतरीन चीज़। अगर आप आज से 10-20 साल पहले चले जाएं पीछे, तो ना आपको प्रोटीन का कोई कंसेप्ट मिलता था, ना BCS का, ना आपको प्री वर्कआउट्स का पता था, ना पोस्ट वर्कआउट का, ना इंट्रा वर्कआउट का, अमाइनो एसिड्स का नहीं था। तो तभी बॉडी बिल्डिंग होती थी, लोग फिट होते थे, एथलीट बनते थे, सारा कुछ होता है। सप्लीमेंट आपका काम करता है तब जब आपकी एक्चुअल जो डाइट है, नेचुरल डाइट,
वो पूरी है, तो सप्लीमेंट सिर्फ उसको सपोर्ट करता है। अगर आप ये समझेंगे कि आपने ये सप्लीमेंट खा लिया, प्रोटीन पाउडर ले लिया तो आप डेवलप हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल एक गलत मिथ है। वो भी आपकी लैब में ही तैयार होती हैं, जो ओरिजिनल आपकी नेचुरल डाइट है उससे एक्सट्रैक्ट करके वो प्रोटीन पाउडर बनाया जाता है। तो डोंट गो फॉर डैट। अभी देखा कि बच्चे नए नए जिम में आते हैं तो इतना बड़ा बैग होता है, खोलें तो काफ़ी कुछ उसमें से निकल होता है, ये फ़लाँ चीज़ का सप्लीमेंट है, ये टैबलेट है, ये फ़लाँ चीज़ है, ये फ़लाँ चीज़ है, ये फ़लाँ चीज़ है। डू दे एक्चुअली हेल्प? एक सर्टेन लेवल के बाद जाके वो चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। जब आपका ट्रेनिंग लेवल हो गया, आपकी बॉडी की नीड वो होगी, लाइक आप 2 किलो दूध एक टाइम पे पी लेते हैं, बॉडी ने तो रखना है वो 250 ml से 300 ml, बाकी तो यूरिनेट हो जाना है। तो आप उतना वर्कआउट कर नहीं रहे, उतनी आपकी बॉडी की कैपेसिटी नहीं है, एब्जॉर्प्शन नहीं है, तो बाकी सारा आप वेस्ट ही कर रहे हो। तो या तो आप इंटरनेशनल लेवल पे चले गए, उस तरह की ट्रेनिंग कर रहे हो, वो डाइट प्लान है आपका। डाइट प्लान देखा कि ट्रेनिंग कर रहे हैं तो बाहर निकल के पिज़्ज़ा खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक खा रहे हैं, 200 कैलोरीज आपने जिम में बर्न करनी है, बाहर निकलते ही 1700 कैलोरीज की आपने इनटेक कर लेनी है, तो फिर सप्लीमेंट बेचारा वहाँ पे क्या करेगा। अच्छा, वेट लॉस पिल्स एट वन पॉइंट इन टाइम बड़ी फेमस हुआ करती थी, हाउ बैड इज? सॉरी, हाउ बैड आर वेट लॉस पिल्स? नहीं लेनी चाहिए आप। नहीं लेनी डाइट बेसिकली जो चीज़ है ना वो आपकी डाइट है, कैलोरीज की गेम है सारी। जिस बंदे को डाइट से कैलोरी से खेलना आ जाता है ना, वो आप जब चाहें गेन कर सकते हैं, जब चाहे कट कर सकते हैं। वही जिम होता है, वही इक्विपमेंट्स होते हैं जहाँ पे आप वेट गेन करते हैं, उन्हीं इक्विपमेंट्स पे, उन्हीं वर्कआउट्स पे आप वेट लॉस करते हैं। फ़र्क कहाँ पे आता है? सिर्फ आपकी कैलोरीज का। अगर आपने सरप्लस में जाना है तो आप गेन करेंगे, अगर आप थोड़ा सा डेफिसिट में हैं तो आप कट करेंगे। कोई इसमें ऐसा हर किसी को शॉर्टकट चाहिए होता है, मतलब लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं होता क्वाइट ऑनेस्टली, ना तो वेट गेन करने का जो मसल गेन करने की कोशिश कर रहे हो, तो ना ही वेट लॉस करने का जो अगर आप कोशिश करेंगे कोई पिल्स ले लेंगे और उससे जो है आपकी, या कोई डाइट, कीटो डाइट बड़ी पॉपुलर रही पिछले कुछ अरसे में सोशल मीडिया के थ्रू भी, ओवरऑल भी, लेकिन ज़्यादातर लोग जिन्होंने कीटो के थ्रू अपना वेट लूज़ किया था, क्वाइट जिस तरह से उन्होंने लूज़ किया था, जितनी क्विकली उसी तरह गेन कर लिया। जो उन्होंने जिस टाइम पे वो छोड़ा, तो क्या प्रॉब्लम था कीटो डाइट के साथ और क्यों उसको मेंटेन नहीं रख पाए मोस्ट लोग जिन्होंने उसको किया, और डबल वेट इनफैक्ट कुछ लोगों का गेन हो गया बाद में? कीटो वेट लॉस करने में तो बहुत इफेक्टिव है, बट अगर आप लंबे अरसे तक बगैर किसी कह लें एहतियात के चलते हैं, उसके साथ काफ़ी आपको चीज़ें लेनी पड़ती हैं। लाइक जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट बंद कर देने हैं, स्वीट्स बंद करनी है, फ्रूट्स बंद करने हैं, तो आपको मिनरल वाइटामिन नहीं मिलेंगे, जिसमें आपकी स्किन डैमेज होगी, नेल डैमेज होंगे, बाल ख़राब होंगे आपके, तो आप वो ज़्यादा लंबे अरसे तक कर नहीं सकते। ये कोई 17वीं सेंचुरी में एपिलेप्सी के पेशेंट्स के लिए ये डेवलप की गई थी कीटो डाइट, उनको दी जाती थी। तो बाद में फिर रिसर्च हुई कि ये वेट लॉस में हेल्प करती है। इसमें होता क्या है कि आपकी बॉडी जो है उसका बेसिक एनर्जी सोर्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। आप कार्बोहाइड्रेट्स को कट करते हैं, प्रोटीन जो है वो मॉडरेट करते हैं, और जो फैट्स हैं वो हाई करते हैं। तो एक्सटर्नल सोर्स भी आप फैट ज़्यादा लेते हैं, 70% से 60% आप फैट लेते हैं, तो आपकी बॉडी की इंटरनल पॉकेट्स में जो फैट स्टोर होती है, बॉडी उनको यूटिलाइज करती है, बाहर से फैट लेती है, तो आपकी इंटरनल फैट भी जो है उसके साथ बर्न होना स्टार्ट होती है, वेट बहुत जल्दी आपका गिरता है। अब मसला कब होता है कि जब आप करने के बाद एकदम उसको छोड़ के कार्ब्स की हाई इनटेक करते हैं, तो बॉडी में आपकी डेफिशिएंसी होती है। तो उसको छोड़ने का भी एक तरीका है कि स्टेप बाय स्टेप आपने उसको बंद करना है और उन चीज़ों से अवॉइड करना जिनसे आप पहले गेन कर चुके हैं। तो अगर आप कीटो छोड़ते ही वो बैड फूड पे आ जाते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड, तो वो जितना आपने लॉस किया वो डेफिनेटली गेन होगा। स्टेप बाय स्टेप उसको छोड़ें, तरीके से छोड़ें। कार्ब की क्वांटिटी जो आप बिल्कुल होगी उसको मॉडरेट पे ले आएँ, उसके बाद उसको नॉर्मल एक रेंज में लेके एकदम ना। जिस तरह से आपने अगर सडनली जिन लोगों ने छोड़ी और नेक्स्ट डे बिल्कुल, तो वहाँ पे ज़्यादा बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने फास्टिंग की है सारे दिन की, तो आपका 1-2 kg जो है वेट, वो वाटर वेट जो ही है वो आपका कम हो जाता है। शाम को आप अफ्तारी के बाद रोज़ा खोलते हैं, पानी पीते हैं, तो वो उतना ही वो आपका मेंटेन होता है या 1 kg ऊपर हो जाता है। तो वही रीज़न है कि डेफिशिएंसी होती है आपकी बॉडी में, जो चीज़ आपने लेनी है वो सडन आपको क्लिक करती है उसमें। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बहुत सारे लोग करते हैं, हाँ, कितना काम करती है और कितना काम नहीं करती? उसमें भी आपकी एक ईटिंग विंडो है, वो आपने रख लेनी 2 घंटे की, 3 घंटे की। उसके अंदर आपने जो भी खाना है वो खाना है, और 16 घंटे ऑलमोस्ट आपने अगले दिन, लाइक अगर आपने 8 बजे सुबह खाना शुरू किया, 9 बजे तक, 11 बजे तक आपने खा लिया, 11 बज के 1 मिनट पे आपने कुछ नहीं खाना, सारा दिन आप पानी पिएँ,
कॉफ़ी पिएं, ब्लैक कॉफ़ी, क्रीम कॉफ़ी नहीं, ग्रीन टी लें, अगले दिन दोबारा आपने 8 बजे खाना। तो उसमें क्या होता है कि 16 घंटे के बाद नेचुरली आपकी बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन है वो पीक पे चला जाता है, जो आपके फैट बर्निंग प्रोसेस को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे आप फास्टिंग में करते हैं, आप इंटरनली भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो आपकी वेट लॉस में हेल्प करती है। फिर उसमें ये नहीं कि वो जो 4 घंटे उसमें आपने इतना खा लेना है, इतनी कैलोरीज की इंटेक कर लेनी है जो आप 24 घंटे में नहीं करते। उसमें भी मॉडरेट लेवल पे रहना कि जो बॉडी को एनर्जी देती रहे। आपकी कंपाउंड और कम्प्लेक्स कार्ब मिक्स लें, प्रोटीन की क्वांटिटी अच्छी लें, फैट्स भी ऐड करें। यहाँ पे होता क्या है कि लोग फैट को बिल्कुल छोड़ देते हैं, कार्ब को बिल्कुल छोड़ते हैं, सिर्फ प्रोटीन डाइट पे आ जाते हैं, तो फिर आपका जो है वो प्रॉब्लम में आ जाता है। स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम आपका प्रॉब्लम में आ जाता है, आपकी बाउल मूवमेंट जो है वो रुक जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, और जो आपका क्लाइंट है वो प्रॉब्लम में आ जाता है। तो उस चीज़ों को देखना है कि सारी चीज़ें, बेसिक एनर्जी के सोर्स आपके 3 ही है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है। जो भी आपकी डाइट है उसमें ये तीनों सोर्स मौजूद होने चाहिए, तो वो आपका एक हेल्दी डाइट प्लान है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ रखें। तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे हैं फिटनेस के हवाले से। ऑफ कोर्स जितना हो सकता है अपनी लाइफ में कोशिश करें कि ऐड करें, अपनी एक रूटीन डेवलप करें, अपनी ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी बनाएं अपनी लाइफ के अंदर। एट द एंड ऑफ द डे मुझे हमेशा लगता है कि हम अगर बेहतर तरीके से अपना ख्याल रखेंगे तो अपनी लाइफ में हम जो भी करना चाहते हैं, वो चाहे हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या फिर करियर रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उन सब चीज़ों को हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं जब हम फिजिकली एंड मेंटली अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हैं, अपनी फिटनेस का ख्याल करते हैं। कार्डियो के बारे में भी ज़रूर बताएगा। कार्डियो किन लोगों के लिए अप्रोप्रिएट ऑप्शन रहता है अगर वो वेट लॉस कर रहे हैं या ओवरऑल फिटनेस के ऊपर अपने फोकस करना चाहते हैं? बेसिकली पहले तो यू हैव टू नो कि कार्डियो है क्या। कार्डियो का पूरा नाम जो है वो कार्डियोवास्कुलर है, यानी आपके हार्ट का जो वर्कआउट है। और ये एक बड़ी मिथ बनी है कि जब आप कार्डियो करते हैं तो वेट लॉस होता है या आपका मसल लॉस होता है, तो ये दोनों चीज़ें ही गलत हैं। कार्डियो होता गया बेसिकली एक आम आदमी का जो हार्ट रेट है वो 70 से 80-85 के दरमियान होता है। जब आपके नॉर्मल हार्ट रेट का 50% एक्स्ट्रा चला जाता है, लाइक 110 to 115 के बिटवीन, तो आपकी बॉडी तब कार्डियोवास्कुलर जोन में आ जाती है। तो अगर आप अपने हार्ट रेट का, नॉर्मल हार्ट रेट का 70% चले जाते हैं, 60 to 70%, वो आपका फैट बर्निंग जोन है। वहाँ आपकी बॉडी जो है फैट को यूटिलाइज करती है एनर्जी के लिए। अगर 70% प्लस चले जाते हैं, 70 to 80, तो वो आपका एरोबिक जोन आ जाता है। वहाँ पे बॉडी फिर आपके कार्बोहाइड्रेट्स को यूटिलाइज करनी शुरू करती है। फिर उससे ऊपर जाते हैं तो एनारोबिक जोन है, 90% पे जाते हैं तो फिर वो रेड जोन आपका आ जाता है। अब कार्डियो में होता क्या है कि जब आप कोई भी एक्टिविटी, कोई भी वर्कआउट 3 मिनट से ज़्यादा एक्सेल करते हैं कंटिन्यूसली, तो उसको कार्डियो बोला जाता है, जिसमें आपका हार्ट जो है वो पंपिंग ज़्यादा तेज़ शुरू कर देता है और आपके लंग्स की जो फंक्शनैलिटी है वो तेज़ होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है, आपको सांस चढ़ना शुरू हो जाता है और ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो तेज़ होती है। अब कार्डियो में फिर 2 चीज़ें हैं डिफरेंट आगे, कि एक आप फैट बर्न करते हैं, एक आप कैलोरीज बर्न करते हैं। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग जिम में आते हैं, घंटा घंटा भागते हैं, डेली की उनकी रूटीन है, बट उनका फैट लॉस नहीं होता, तो सिर्फ वो अपना कैलोरीज बर्न करके जाते हैं, फैट लॉस करके नहीं जाती। अब एक ही वर्कआउट अगर आप करते रहते हैं तो बॉडी आपकी उसकी यूज टू होती है और प्लेटो को हिट कर जाती है, वहाँ पे फिर रिस्पॉन्ड नहीं करती। अच्छा, एक और चीज़ मैंने कार्डियो के साथ जो नोटिस की है, जब आप कार्डियो इवन कर भी रहे हों, समटाइम्स वो आपकी बॉडी को अनप्रोपोर्शनल कर देती है। इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, कि अगर आप ऑन अ डेली बेसिस ट्रेडमिल कर रहे हैं और या फिर एक ही तरह की एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, तो वो पोटेंशली आपकी टांगों के मसल्स तो सही हो जाएंगे, या आप लूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी टांगें तो आपको मोर शेप नज़र आएंगी, लेकिन अनप्रोपोर्शनल आपको आपकी बॉडी महसूस होने लगेगी। उसके पीछे क्या वजह होती उसके पीछे यही रीज़न कि कार्डियो का काम है सिर्फ आपके हार्ट का वर्कआउट है वो। है? राइट। जो एक बड़ी मिथ है कि कार्डियो करने से आप फैट लॉस करते हैं। अब फैट लॉस आपका कैसे होता है कि जब आप कार्डियो करते हैं तो कैलोरीज बर्न होती हैं आपकी प्रोटीन से, फैट से, कार्बोहाइड्रेट से और वाटर से। वेट लॉस में इससे पहले एक और बात करना चाहूँगा कि अक्सर सुना जाता है कि कार्डियो नहीं करनी, रनिंग नहीं करनी, तो उससे आपका मसल लॉस होगा। तो मसल लॉस आपका तब होता है जब आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप प्रोटीन बॉडी को नहीं दे रहे, तब आपका जो है वो मसल लॉस होता है। अगर आप प्रोटीन उसको पूरी दे रहे हैं अपनी बॉडी को, तो कभी भी आपका मसल लॉस जो है वो नहीं होगा। अब कार्डियो ने क्या करना है, आपकी कैलोरीज बर्न करनी है, डाइट जो आपने लेनी है उसने आपको साइज देना है, बट जो वेट ट्रेनिंग है उसने आपकी बॉडी को शेप देनी है। अब सिर्फ कार्डियो करके आप अगर कहेंगे कि आप शेप में आ जाएंगे तो नहीं हो सकता। तो डिफरेंट किस्म के कार्डियोज आपको हिट करना चाहिए
किसी दिन आप ट्रेडमिल कर लें, किसी दिन आप साइकिल कर लें, एलिप्टिकल कर लें, स्टेयर मास्टर्स कर लें, रोइंग कर लें, जंपिंग कर लें, स्किपिंग कर लें, रनिंग कर लें। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कार्डियो, जो आप करना चाहते हैं आप उसको करें और ज़रूर करें, डेली बेसिस पे करें अपने गोल के अकॉर्डिंग। अगर आपका गोल वेट लॉस का है तो उस हिसाब से चलें, अपने बॉडी वेट के हिसाब से आप देखेंगे। अगर ट्रेडमिल पे भी आप जाके प्लान के अकॉर्डिंगली उसके अपनी इन्फॉर्मेशन को एंटर करते हैं तो हर बॉडी वेट के एज के हिसाब से वो डिफरेंट कैलोरीज शो करता है। तो अब हम लोग प्रेफर करते हैं कि जिस बंदे का वेट 95 केजी से प्लस है उसको रनिंग रिकमेंड ना करें कि उसके नीज पे सारा वेट आना, जब जर्क लगनी है उसने भागना है तो वो वॉक से स्टार्ट करे, ग्रेजुअली बॉडी को यूज़ टू करे, कोई और टाइप जो है कार्डियो कर ले। जैसे कुछ लोगों के नीज में प्रॉब्लम होता है तो उनको हम लोग इलेक्ट्रिकल या बाइक रिकमेंड करते हैं, वो मोस्ट नी फ्रेंडली है। ट्रेडमिल से अक्सर लोगों के नीज में प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब डिफरेंट टाइप्स का जो कार्डियो है वो हिट करें जिससे आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। गोल्स किस तरह से आपको सेट करने चाहिए? अनरियलिस्टिक गोल्स मीन्स कि आप बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाएंगे। अगर आप सोच के जा रहे हैं कि मैंने एक हफ्ते में 2-3-4 केजी लूज़ करना है, तो आई थिंक दैट्स अ वेरी अनरियलिस्टिक गोल। जब तक आप एक यूज टू नहीं हो जाते, एक रूटीन नहीं आपकी डेवलप हो जाती, फिर आप शायद उस गोल को अचीव कर सकते हैं। गोल्स कैसे सेट करने चाहिए? गोल हमेशा आपका रियलिस्टिक होना चाहिए। जैसे अक्सर होता है लोग आते हैं 25-26 साल है या किसी की या 40 साल है तो आगे पहले दिन ही 2-2.5 घंटे जिम में ना जो उसको चीज़ नज़र आ रही है वो इतना अग्रेसिव होता है कि आज मैंने ना वेट लॉस करके जाना है। तो मेरा उससे क्वेश्चन होता है उस बंदे से, एज कितनी है आपकी? हो गया 40 साल। मैंने कहा इतना वेट आपने 40 साल में किया है, अगर आप ये कहेंगे ना कि 40 मिनट में ये रिवर्स हो जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं। उल्टा ये होगा कि कल आपकी बॉडी में ऐसे क्रैम्प्स होंगे कि अगले 40 दिन आप जिम का सोचेंगे भी नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप चलें, आहिस्ता आहिस्ता चलें। 40 साल नहीं, 40 महीने नहीं, 40 हफ्ते नहीं, कम से कम खुद को 40 दिन दें, उसके बाद आप वेट चेक करें। आप मोटिवेट होते हैं तो उस तरह चलें। तो एकदम से जाके आपको हर चीज़ नहीं हिट कर देनी चाहिए। उसका फिर नुकसान यही है कि अगले दिन आप उठ भी नहीं सकते। वो कहेंगे हंसा भी नहीं जा रहा, उठा भी नहीं जा रहा, इवन वॉशरूम में नहीं जाके बैठा जा रहा। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको थोड़ा सा स्लोली चलना चाहिए, प्लान के अकॉर्डिंग अपना अच्छा, गोल। एक और चीज़ आप अगर नोटिस करें, हमारी सोसाइटी में वेट लॉस को एसोसिएट किया जाता है वर्कआउट्स के साथ, और सिर्फ अपनी हेल्थ को मेंटेन या इम्प्रूव करने के लिए कभी भी आप लोगों को बहुत कम देखेंगे। इनफैक्ट बहुत कम इस चीज़ से रिलेटेड अवेयरनेस है कि आपको वर्कआउट वैसे ही करना चाहिए, आमतौर पे भी आप आधा घंटा घंटा वॉक करें। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब क्यों इसको ज्वाइन कर देते हैं? एक्सरसाइज करनी है तो भी वेट लूज करना है, ज़रूरी तो नहीं है कि उसके लिए बिल्कुल भी एक्सरसाइज ज़रूरी करें। नहीं है। एक्सरसाइज आप घर में भी रह कर सकते हैं। इफ़ यू आर गोइंग फॉर वर्कआउट डजंट मीन यू हैव टू लिफ्ट हैवी वेट्स। वेट लिफ्टिंग करना ज़रूरी नहीं है। आप घर में रह के भी अपना बॉडी वेट से बहुत अच्छे वर्कआउट्स कर सकते हैं। जो एक्सरसाइजेज आप जिम में कर सकते हैं वो आप घर में भी कर सकते हैं। हर बंदा तो जिम में नहीं जा सकता। जैसे फीमेल है, उन्होंने अपनी फैमिली की लुक आफ्टर करनी है, तो सब लोग तो नहीं जिम में जा सकते, या इतना टाइम स्पेयर नहीं कर सकते, या डेली नहीं जा सकते, या हमेशा नहीं जा सकते। तो आप घर में भी रह सकते हैं। एक्सरसाइज जो है, फिटनेस जो है, आपका एक लाइफस्टाइल है, उसको लाइफस्टाइल के तौर पे अडॉप्ट करें। जैसे अपने घर के रूटीन के दूसरे आप काम करते हैं तो एक्सरसाइज के लिए आप ज़रूर टाइम निकालें। अगर आप 24 घंटे में अपने जिस्म को 1 घंटा आधा घंटा नहीं दे सकते तो आपको हेल्दी रहने का हक ही कोई नहीं है। जिस जिस्म से आपने काम करना है, अर्न करना है, जॉब पे जाना है, बिजनेस करना है, अगर आप उसके लिए टाइम नहीं निकाल सकते तो मेरा नहीं ख्याल आपको हेल्दी रहने का हक है। कितना ज़रूरी है एट एनी एज एंड टाइम, एंड आई थिंक ये हैबिट जो होती है आपकी हेल्थ के लिए वो बचपन में डेवलप होती है। अगर आप बचपन से आप किसी ना किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, स्पेशली अगर हम लड़कों की बात करते हैं तो आई थिंक उनको फिर थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलती है। बट लड़कियों में क्या आपको नज़र आता है, क्योंकि बचपन में एज सच उनका एक्सपोजर नहीं होता कि वो आपको नज़र आए ज़्यादा खेलते हुए, या स्कूल्स में ज़रूर ये ऑप्शन अवेलेबल होता है, बट उस तरह से आई थिंक कंपैरिजन में अगर हम देखते हैं तो वो कम आपको ओवरऑल नज़र आते हैं। तो क्या लगता है वो हैबिट फिर आगे भी डेवलप हो जाती है? बच्चियों में वाकई ये चीज़ थोड़ी सी कम है, उनका रुझान इस तरफ नहीं होता एक्सरसाइज की तरफ। ये तो अपना ख्याल रखने वाली बात है, सेल्फ केयर है। अगर वो अपने मेकअप का ख्याल रख सकती हैं, इतना वियर टेयर का रख सकती हैं, तो इस चीज़ का भी रखना चाहिए। और जहाँ तक बात है लड़कों की, कि यंग एज में वो जब तक स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो बड़ा कुछ खेलते भी, एक्टिविटीज़ होते हैं, मोटे भी नहीं होते। जैसे वो प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, बैठने वाला काम है या टेंशन है, स्ट्रेस है, तो वो डे बाई डे बेचारे जो हैं वो फैलना शुरू हो जाते हैं, कोरोना की तरह फैल जाते हैं। तो फिर वापसी जो है वो काफ़ी मुश्किल होती है। तो इसको एक आप लाइफस्टाइल के तौर पे लें तो कभी भी आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि आप मोटे हो गए हैं। अच्छा, और जिस तरह से आपने बात की कि वेट गेन करना बहुत आसान होता है, नहीं, आसान कुछ भी नहीं होता। नहीं वेट गेन करना मुझे लगता है कंपैरेटिवली अगर आप जो दोनों लोग फूडी हैं, जिनको खाने की आदत है, उनके लिए आसान है।
लेकिन कंपैरेटिवली और मतलब जब उसमें आप करना कुछ सोचते नहीं, सिर्फ हैं आपने खाना है। और जब आप सोचते हैं कि अच्छा भैया मैंने लूज करना है, क्योंकि खाना ज्यादा खाना बड़ा आसान लगता है कि अच्छा आपने एक प्लेट एक्स्ट्रा और किसी चीज की खा ली, 3 की जगह 4 मील्स खा ली, लेकिन जब आप 4 से 3 मील्स पे आने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो बहुत मुश्किल होता अच्छा, इसमें भी डिफरेंट है। कुछ क्लाइंट्स रहते हैं जिन्हें अंडर वेट होते हैं, वेट गेन करना होता है, बट उनको भूख ही नहीं लगती। अब 2-3 तरह की बॉडीज़ होती हैं। कुछ लोग होते हैं वो कुछ भी खा लें, उन्होंने मोटे नहीं होना, उनका मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट होता है। और कुछ हैं वो जो जिनको कहते हैं कि पानी भी खाया लगता है, वो कुछ ना भी खाएं तो बेचारे मोटे होना शुरू होते हैं। तीसरी टाइप वो होती है कि जो अच्छा खाएंगे अच्छा नज़र आएंगे, बुरा खाएंगे बुरा नज़र आएंगे। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई योर बॉडी टाइप, क्या बॉडी टाइप कौन सी है। और अगर आपने हेल्दी वेट गेन करना है उसका और तरीका है, और अगर डर्टी बल्क करना है तो वो जो आपने बताया कि 4 की जगह 5 मंगवा ली। जैसे हमारे ये कल्चर है कि खाना खा लिया है, कहीं गए हैं तो वो खा रहे हैं तो उन्होंने कहना है आ जाओ खा जाओ, खाने का टाइम है। भूख लगी है या नहीं लगी, खाने का टाइम हो गया, आपने खाना ही खाना, ये फ़र्ज़ है आप पे। तो ये चीज़ जो है बड़ी गलत है। आपने जैसे बात की कि 3 मील या 4 मील, आपके दिन में 6 मील भी हों तो कोई इशू नहीं है, पर उसका एक पोर्शन होना पोर्शन। चाहिए, ठीक है। आपका एक हैंडफुल है, इसके अकॉर्डिंगली आपका एक मील होना चाहिए, जो हर से 2 से 3 घंटे के बाद आप अपने स्टमक को फीड करते हैं तो उस पर बर्डन भी नहीं रहा। यहाँ पे होता क्या है कि सुबह स्टफ इतना आप खा लेते हैं, पराठे 3-4 दबा के, शाम तक बेचारा मैदा जो है वो टेंशन में पड़ा रहता है। बिल्कुल। इससे पहले कि मजीद गुफ्तगू करें, ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे फिटनेस के हवाले से। आज की लाइफ में इतना स्ट्रेस है, इतनी सारी चीज़ें हैं कि अपने लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। कोशिश है कि आज के प्रोग्राम के थ्रू आपको अवेयर भी करें और मोटिवेट भी करें कि अपनी हेल्थ पर हमेशा फोकस रखें अपना, एंड अपनी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को हमेशा साथ लेकर चलने की कोशिश करें। जहाँ पर एक तरफ हम कहते हैं कि हम फिट होना चाहते हैं और अपना जो भी मतलब, एंड आई डू बिलीव कि ना सिर्फ वेट लॉस के लिए बट एक्चुअली में मेंटेन करने के लिए भी अपनी ओवरऑल हेल्थ को ज़रूरी होता है। ऑप्टिमली मोटिवेशन कम क्यों हो जाती है लोगों में, या कम क्यों नज़र आती है कंपैरेटिवली? इसकी एक रीज़न ये भी कि हम लोगों को हर चीज़ जो है ना वो जल्दी जल्दी चाहिए, पेशेंस नहीं है। पेशेंस नहीं है। मतलब ये जो काम है ये तो डे इन डे आउट, वीक इन वीक आउट, मंथ इन मंथ आउट, ईयर इन ईयर आउट। मतलब आप एक समझ लें एक आर्टिस्ट हैं, आपने कंसिस्टेंसी नहीं है, कंसिस्टेंसी की समझ लें कि एक आप आर्टिस्ट हैं, आपने अपनी बॉडी बनानी है जिस तरह की आप चाह रहे हैं, तो उसमें टाइम लगता है। तो ये बड़ा सब्र का काम है। ड्राइंग तो है नहीं कि यहाँ से रेज कर दें, पेट थोड़ा छोटा कर दें, ये सही नहीं बना, 6 पैक बना दें, बाइसेप बड़ा कर दें। तो लोगों में सब्र नहीं है, दूसरा कंसिस्टेंसी नहीं है। अच्छा, मैं कहीं पे पढ़ रही थी, जी जी, बी अनकंफर्टेबल नहीं, बी कंफर्टेबल बीइंग अनकंफर्टेबल। तो ये आई थिंक इवन विद फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, बिल्कुल। जिम में एक बड़ी सबसे जो फेमस कोटेशन है आर्नल्ड की, नो पेन नो गेन, जस्ट शट अप एंड गो टू ट्रेन। कि ट्रेनिंग करें, बातें मत करें। यहाँ पे होता है कि आगे मोबाइल पे एक सेट लगा लिया, मोबाइल पे लोग बिजी हैं, रेस्ट पीरियड इतना लंबा ले लिया, तो वर्कआउट को वो एज ए वर्कआउट, आप जिम से निकलें तो किसी को बताना ना पड़े आपने वर्कआउट किया है। आपकी जो हालत है वो बताए कि आपने वर्कआउट किया है। अगर आप चिल करके आ गए तो उससे बेहतर घर बैठ के मूवी शूवी देखें, हमें टाइम ज़ाया किया। जैसे अभी बात कर रहे थे आपके लाइफस्टाइल की, फिटनेस भी ऐसे ही है जैसे आपने एक मकान रेंट आउट किया, जब तक आप उसका वियर टियर करते हैं, पे करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, वो आपके पास रहता है। जब नहीं करते तो वो वापस चले जाए। फिटनेस भी ऐसे ही, उसके लिए आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना पड़ता है, डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, वर्कआउट करना पड़ता है, अच्छे से खाना पड़ता है, कैलकुलेटेड, तो फिटनेस आपके पास रहती है। छोड़ देते हैं फिर तो निकलना शुरू हो जाती है। अच्छा, सबसे ज़्यादा आपको कौन सा एज ग्रुप अनमोटिवेटेड नज़र आता है? सबसे ज़्यादा जो वो हमारे समझ लें 40+ के जो लोग हैं, जो बिज़नेस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं, या जिन पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जो सेल्फलेस हो चुके हैं लोग, कि खैर अपनी काम कर लें, कमा लें। पहले होता ये है कि पैसे कमाने के लिए सेहत ख़राब की जाती है, फिर सेहत कमाने के लिए पैसे दिए जाते हैं। और बड़ी मज़ेदार बात मैं अपने क्लाइंट्स से, अक्सर लोग आते हैं लैंड क्रूज़र्स पे साइकिल चलाने के लिए, गाड़ियों पे आते हैं पैदल चलने के लिए। इन द एंड यही होता है, फिर चला भी नहीं जा रहा होता, फिर डॉक्टर्स के चक्कर लग रहे होते हैं। उससे बेहतर है कि टाइमली आप अपने लिए ज़रूर टाइम निकालें। सारी दुनिया को आप 24 घंटे देते हैं, 1 घंटा आपका अपना भी हक है। जिस बॉडी के साथ पैदा होने से लेकर मरने तक आपने रहना है, अच्छा, उसका भी हक है। जो लास्ट अगर हम बात करते हैं अपने पेरेंट्स की जनरेशन की, आई डू बिलीव के उस तरह से वो शायद अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाए, और एक सेल्फलेस तरीके से, जिस तरह से आपने कहा, देव सैक्रिफाइस सो वेरी मच अपने बच्चों के लिए टू गिव अस द लाइफ दैट वी हैव। तो
तो आई थिंक वैसे भी वालिदैन से बड़ी कोई नेमत आपकी ज़िंदगी बेशक। में नहीं हो सकती, लेकिन एक सेल्फलेसनेस की भी एक लिमिट होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी टू द पॉइंट कि आप अपने आप को, अपनी फिजिकल, अपनी मेंटल हेल्थ को निगलेक्ट कर दें टू द पॉइंट, बिकॉज आपके बच्चे कभी नहीं चाहेंगे, आपकी फैमिली कभी नहीं चाहेगी कि आप अपनी सेहत को कॉम्प्रोमाइज़ करें। लाइक अगर मैं ही अनफिट हूँ, मैं बीमार हूँ, तो उसकी प्रॉब्लम किसको है? मेरी फैमिली को। अगर मैं ठीक रहूँगा, मैं खुश रहूँगा, तो मैं अपनी फैमिली की बेहतर तरीके से जो है टेक केयर कर सकता हूँ। तो सबसे पहले इंसान अपने बारे में सोचता है, उसके बाद दूसरों के बारे में। आप खुद ठीक होंगे। अब अगर कोई बंदा ऑफिस जाता है, वो बीमार हो गया, अल्लाह ना करे कोई मसला है, तो जा सकता ऑफिस? बिल्कुल नहीं जा सकता। तो सबसे पहले उसे अपना ख्याल रखना चाहिए, उसके बाद उसकी फैमिली आती है, क्योंकि वो खुद ठीक रहेगा तो फैमिली का ख्याल रखेगा। हर चीज़ की एक लिमिट है ना। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आप बहुत ज़्यादा सेल्फलेस हो जाते तो अल्टीमेटली आज नहीं, कल नहीं, परसों आप कोलैप्स करेंगे और सबको लेके बैठ जाएंगे। जब आप स्पेशली हम अगर फीमेल्स को देखें जो कि 40 प्लस हैं, 30 प्लस हैं, आई डू फील लाइक सेम इशू वहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे कंसिस्टेंटली अपनी हेल्थ की फिक्र नहीं की जाती है। 30 प्लस आई डू फील लाइक कि आपके लिए किसी भी चीज़ को उस तरह से एम्ब्रेस करना कंपैरेटिवली ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। 30 प्लस ख़वातीन में किस तरह के हेल्थ इश्यूज़ आपने ऑब्ज़र्व किए हैं, अगर आपका किन क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्शन रहा है? 90% प्लस तो ओबेसिटी है, उसकी वजह से भी शुगर है, ब्लड प्रेशर बड़ा कॉमन है। और जैसे कि अभी आप पहले बात करी थी कि फ़ीमेल में एक्सरसाइज का ट्रेंड बहुत कम है, तो एक्सरसाइज की तरफ वो तब आती हैं जब डॉक्टर कहता है। डॉक्टर ने कहना बहुत कि लेट हाँ, हो चुका लेट होता है। अब एक चीज़ आप बचपन से करते आ रहे हैं, यूज़ टू हैं, तो वो आपके लिए कैरी करना आसान है। अब एक एट दी एज ऑफ 30 या 35-40 आप जाके वर्कआउट करना शुरू करें, तो पहले तो बंदा वैसे ही बहुत अनकंफर्टेबल होता है कि मैं जाके इतना मोटा, लोग मेरी तरफ देखेंगे। हमारा कल्चर भी ऐसा है, कोई मोटा बंदा हो तो उसको बड़े ऐसे नज़रों से देखा जाता है जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया। तो उसको इनकरेज करना चाहिए कि आखिर वो बंदा हिम्मत करके आया तो है। तो अगर वो शुरू से इन चीज़ों को लेके चलें तो लेटर एज में उनका ऐसा इशू ना हो। तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम। उसके अलावा स्ट्रेस उनका बहुत ज़्यादा होता है। फिर जब बंदा इस तरह अनफिट होता है तो और ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, लोगों की बातों से, अपनी हेल्थ को लेके जो काम वो करना चाह रहा है वो कर नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहे, सांस बहुत चढ़ना शुरू हो जाता है। और फिर शादी के बाद के जो मसाइल होते हैं, फैमिली है, वो बिल्कुल ही फिर उसमें बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाते हैं, तो मर्ज हो जाते हैं, निकलना बहुत मुश्किल होता अच्छा, है। आई थिंक एक मैसेज जो कि आई वांट कि आज के शो से हमारी ऑडियंस को मिले, वो ये है कि ठीक है, आप अपनी फैमिली के लिए और करना चाहिए। फैमिली, आई डोंट थिंक ज़िंदगी में फैमिली से ज़्यादा कोई और हैंड्स डाउन कोई और इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकती है, लेकिन अपना ख्याल भी तो रखें आप। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब अपने जिस तरह आपने कहा कि आप अगर आधा घंटा या घंटा अपने लिए नहीं निकाल रहे हैं, तो आप अपने आप को आप डिजर्व नहीं करते? कि किस तरह से आप कहते हैं? मुझे वो हेल्दी लाइन आपकी बहुत मोटिवेटिंग। आपको हेल्दी रहने का कोई हक नहीं, आपको हेल्दी रहने का कोई कोई हक हक नहीं, नहीं। अगर आप सिर्फ आधा घंटे हदीस के घंटे मुबारक भी है कि तुम्हारे जिस्म का तुम पे हक है, कसरत करो। आप सल्लल्लाहु को बहुत पसंद थी, अक्सर कुश्तियाँ करवाते होते थे इमाम हुसैन की, सहाबा कराम की। तो आपको भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि आप जिम में चले जाएं, 4-4 घंटे लगा दें, पर उतना करें जो आपके जिस्म के लिए ज़रूरी है, इसको आराम दें। जैसे आप खुद को तकलीफ़ पहुँचाना गुनाह है, इस तरह अपना ख्याल रखना जो ये भी एक अच्छी बात है। तो अपना ख्याल रखें ताकि दूसरों का ख्याल रख सकें। किसी ने आपका ख्याल नहीं रखना अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे। जैसे कोई आपकी इज़्ज़त नहीं कर सकता जब तक आप अपनी इज़्ज़त खुद नहीं करते, तो इसी तरह आपका कोई ख्याल नहीं रख सकता जब तक आपने अपना ख्याल खुद नहीं रखना। तो किसी से एक्सपेक्ट मत करें। अगर आप अपना नहीं रख रहे तो किसी से क्यों उम्मीद करते हैं वो आपका ख्याल रखें। सबसे इम्पोर्टेंट आपकी जो जर्नी रही है फिटनेस के साथ, क्या लेसन रहा है जो आपने सीखा? मैंने ये सीखा कि कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। इसके एंड अलावा आपको लगता है कि वर्कआउट करना या एक्सरसाइज करना एक्चुअली में, अगर फॉर एग्जांपल आप अगर ओवरऑल एक डिसिप्लिन पर्सन नहीं है, पंक्चुअल भी नहीं है, तो आपको बना देता है? बनना पड़ता है आपको, उसके अलावा आप फिट हो ही नहीं सकते। आपको पता है कि आपके इतने मील है, इतने टाइम पे आपने इतना मील लेना है, उसकी ये क्वांटिटी है, उसमें प्रोटीन ये है, कार्बोहाइड्रेट ये है, फैट्स ये है, इतने टाइम पे आपने लेना है। आपका वर्कआउट का टाइम ये है, इतनी देर बाद आपने वर्कआउट करना है मील लेने के। पोस्ट जो वर्कआउट मील है वो इतने बजे लेना है, और प्री वर्कआउट मील इतने बजे लेना है। तो आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। आपकी नींद आपने अपनी पूरी करनी है रिकवरी के लिए, बॉडी के लिए। तो जब तक आप डिसिप्लिन नहीं होंगे तो आप कर ही नहीं कुछ सकते। और ये डिसिप्लिन आपको आपकी डे टू डे लाइफ में भी बहुत हेल्पफुल करता है। सबसे इम्पोर्टेंट लेसन जो कि यंगस्टर्स फिटनेस के हवाले से सीख सकते हैं, वो क्या होगा? देयर इज नो शॉर्टकट। नो शॉर्टकट। ये काफ़ी आई थिंक बिल्कुल। आप ये चले जाएं, किसी बच्चे को कहते हैं ना तुम्हारे हाथ पे
गर्म कोयला रखेंगे और तुम्हारे मसल्स बन जाएंगे। वो बच्चे इतने एम्बिशन करते हैं, जो भी करना है बननी चाहिए। 1 महीने में मुझे बॉडी नजर। एक मेरे क्लाइंट है, मैं नाम नहीं उनका मेंशन करूंगा, वो पहले दिन वो कहते हैं यहाँ से मैं जब जब जाऊँ ना तो मेरे आर्लैंड की तरह मसल्स बने हों। तो मैं कहा भाई मेरे पास तो कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं आपका एक दिन में पहले दिन आप आए हो और ये कर दूँ। मतलब उनके माइंड में ये होता है कि जिम जाना है, ट्रेनर हायर करना है, तो ट्रेनर के पास कोई जादू की छड़ी है, इसने आधे घंटे में ना मुझे यहाँ से भी कर देना है, यहाँ से भी ऐसे कर देना है, फिर मुझे दोबारा आने की जरूरत नहीं। कहता है मैं वेट अगर, तो कई क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि जब हमने ड्रॉप कर लिया वेट, अब ये दोबारा बढ़ना नहीं चाहिए, हम जो मर्जी खाएं। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, आपको डिसिप्लिन में तो रहना पड़ेगा। अब आपने वेट अगर गेन करने वाली डाइट लेनी है तो फिर आप लॉस कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आपको डाइट का अपनी का एंड ना सिर्फ वर्किंग आउट बट डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करती है। आपकी डाइट आपके मूड पे बहुत असर करती है आपकी डाइट। अगर आप डेफिसिट में बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा डेफिसिट में, तो आप डेजी रहेंगे, हर टाइम आवाज़ार रहेंगे, सुस्त रहेंगे, स्लो रहेंगे। आप बिल्कुल आपने कट कर दिए ना। अक्सर होता ही है कि जो लोग खुद ही यूट्यूब से देख के या गूगल के डॉक्टर्स होते हैं तो वो ऐसे ही करते हैं, वहाँ से कोई प्लान देखा। अब हर प्लान हर बंदे के लिए, आपकी बॉडी की नीड्स डिफरेंट है, मेरा BMI डिफरेंट है, एज ग्रुप डिफरेंट है, गोल डिफरेंट है, बॉडी टाइप डिफरेंट है, मेरे लिए कैलोरीज और होंगी, आपके लिए होंगी, मेरा वर्कआउट और होगा, आपका और होगा, मील प्लान और होंगे। वो वहाँ पे एक लिखती है स्पेसिफिक, वो हर बंदा वो कर रहा है। तो उसमें होता क्या है, आपकी जो माइंड की एनर्जी है, जिस चीज़ से माइंड ने एनर्जी लेना, वो कार्बोहाइड्रेट है, वो आपने जीरो कर दें, फिर कोई काम भी नहीं होता, सुस्त पड़े रहते हैं। ये बिल्कुल आपने सही बात की कि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आज हमारे शो के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए वक्त निकालने के लिए। और यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाज़त है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।